मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इसे विकास का बजट कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश सरकार ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया। इसमें इनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट की अहम बातों की अगर हम बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में राहत। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। बदलाव से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। बजट में क्या सस्ता? कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स। बजट में क्या हुआ महंगा? प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेलीकॉम प्रोडक्ट। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए सरकारी योजनाओं से वंचित छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। किसानों के लिए एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। घरों के लिए PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को नए घर मिलेंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। सोलर एनर्जी, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। बजट में इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके का सीधा असर दिखा है। चुनाव में बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई थी। मोदी 3.0 के पहले बजट में इस चुनावी झटके का सीधा असर दिखता है। इसमें नीतीश नायडू जैसे सहयोगियों की धमक है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी असर साफ साफ नजर आ रहा है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। प्रेशर का बजट। नीतीश कुमार के दबाव से बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तर्ज पर हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और 5,000 महीना। बजट पर स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा और इसे देश को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया, तो वहीं विपक्ष को बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। बजट में सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। खासकर इनकम टैक्स की स्लैब जो दर बदली है उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 3 से 5 लाख, 5 से 7 लाख आय वर्ग के लोगों के लिए 10% के बजाय 5% का टैक्स लगाना, ये सरकार की मंशा सभी लोगों के साथ एक तरह से लेके चलने की भी है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, इन पे केंद्रित ये बजट एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। भारत के विकास का बजट है, भारत के विश्वास का बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का इसमें समावेश किया है। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, उस दिशा में यह कदम रखा है। और मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी, पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या, मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। बहुत निराशजनक बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सरकार का विजन बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता, दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल,
तीसरी समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथी विनिर्माण और सेवाएं, पांचवी शहरी विकास, छठी ऊर्जा और सुरक्षा, सातवीं अधोसंरचना, आठवीं इनोवेशन रिसर्च और विकास, नौवीं अगली पीढ़ी के सुधार है। देखना ये है कि इस बजट से सरकार इन प्राथमिकताओं को किस हद तक पूरा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बजट विकास आस @3.0 IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। मोदी 3.0 के बजट में क्या है खास? आम आदमी को बजट में कितनी राहत? बजट में क्या विजन, क्या कंफ्यूजन? विपक्ष को कहां से नजर आ रही बजट में कमी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो मोदी सरकार 3.0 का पूर्णकालिक बजट आज प्रस्तुत हुआ। मोदी सरकार इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है, कैटालिस्ट कह रही है, किसानों के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, अपने घर के लिए, शिक्षा, पर्यटन, हेल्थ, उद्योग, इनकम टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन आम आदमी को रोजगार सृजन की लिए जो ज़रूरत है वो समझ में आएगी कि क्या पॉलिसीज़ हैं। दूसरा, महंगाई कैसे कम हो, इनकम टैक्स पर कुछ छूट देने की बात की गई है। तो इसी सब मुद्दों को समझेंगे। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि बहुत ही निराशाजनक बजट है। विपक्ष में कुछ खास बजट नहीं है, ये गठबंधन का बजट है। जिस प्रकार से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया वो स्पष्ट दिखा रहा है कि ये गठबंधन का बजट है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धबोले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। नवनीत गर्ग साहब, चार्टेड अकाउंटेंट, हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं आप। मुकेश शर्मा जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। अमित श्रीवास्तव, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पहले मैं अमित शर्मा जी आपसे समझना चाहूँगा कि क्यों आपको निराशाजनक क्यों लगा? आज तक मैंने जब से बजट देखा है, जब आपकी भी सरकारें रहीं, बजट कभी आशाजनक नहीं आया। आपकी आई तो बीजेपी को निराशाजनक लगा, बीजेपी की आई तो आपको निराशाजनक लगा, जनता को तो निराशाजनक लगता ही है। तो क्या है ये आशाजनक क्यों नहीं कर आपको लग रहा है? इसमें क्या निराशा समझ में आ रही? देखिए नवीन जी, आशा और निराशा का तात्पर्य भले ही राजनेताओं से या राजनीतिक दलों से हो ना हो, लेकिन असली सरोकार मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और देश की जनता को असली सरोकार जो बिलो लाइन पर काम करता है, जो रोज खाता है, रोज कमाता है, जो बेरोजगार है, जो महंगाई से जूझता है, सिर्फ देश में 22.4% लोगों को छोड़कर लगभग हम बात करें तो करीब 78% लोग ऐसे हैं जो निगाह रखते हैं हर प्रदेश के बजट की, देश के बजट की। आज एक आशा थी कि चूंकि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हो चुके, राजनीतिक परिवेश को अभी हम हटा दें, और भारतीय जनता पार्टी ने भी और मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीट जीतकर मध्य प्रदेश को जो बैसाखी के दम पर सरकार बनी, उस बैसाखी में महती भूमिका मध्य प्रदेश की 29 सीटों ने अहम योगदान दिया। तो ऐसा लग रहा था कि जब वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी और जैसे ही उस बजट में आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कि जैसे ही बड़े भारी पैकेज की घोषणा हुई, तो बजट पढ़ते पढ़ते एक आशा बनी रही कि मध्य प्रदेश में जब 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने दी हैं, तो निसंदेह हमें भी 50,000 से 1 लाख करोड़ का बजट का पैकेज हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब भाषण समाप्त हो गया और हमने बजट की गंभीरता को देखा,
तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताकर हमें मिला झुंझुनू। अब झुंझुनू क्यों मिला, क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। देश का नौजवान इंतजार कर रहा था रोजगार का, क्या हुआ उन 100 स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ वो डिजिटल इंडिया का, क्या हुआ वो ग्रीन इंडिया का, क्या हुआ वो पैन इंडिया का, क्या हुआ वो 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ वो, इस बार तो मैंने मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, इस बार तो सुनाई नहीं दिया कि वो बुलेट ट्रेन जो तेजी से चलने वाली थी 2013 में चली थी, 2024 तक जो बुलेट ट्रेन चली थी, वो बुलेट ट्रेन का मैं इंतजार कर रहा था कि भारत में जो कई बुलेट ट्रेन जो हम लोग घूम चुके हैं, ऐसी और कितनी बुलेट ट्रेनें आ रही हैं। तो इन सब बातों को, लेकिन आप देखिए इंतजार, खुश हुए अनंत अंबानी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्हें टेलीकॉम पर सौगात मिल गई कि जो आज एक रिचार्ज वाउचर था वो सरकार ने अब टेलीकॉम की कीमतें बढ़ा दी। प्लास्टिक की कीमतें, जो अडानी का बहुत बड़ा एक उद्योग है, आज प्लास्टिक की जो कीमतें हैं वो भी पोर्ट के माध्यम से यहां पर उसको बढ़ोतरी कर दी गई। अब आप देखिए एक आश्चर्यजनक बात कि डबल इंजन की सरकार ये कहती गई कि हम निचले स्तर पर बात कर रहे हैं और आम गरीब रेखा के नीचे, कहां गए वो 13 करोड़, क्या बन गए 13 करोड़? अब कहा कि 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 55 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो 5 लाख के मिल रहे हैं, जो 8 लाख के मिल रहे हैं, जो 12 लाख के मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर, आप अपने पत्रकार को भेज के देख लीजिए, सारे प्रोजेक्ट बंद पड़े, कुछ स्मार्ट सिटी बंद हो गई। ये सारी चीजें सिर्फ हम सिर्फ सूचना के पटल पर जब हम संसद में कहते हैं, तो क्यों नहीं पिछली सरकारें इस बात को ध्यान रखती कि हम पहले क्या कह चुके हैं और आगे क्या कहेंगे। बड़ा पैनल, अंतिम बड़ा पैनल आता हूं ना, सुनिए, एक सांकेतिक बात करने आया हूं। आप सांकेतिक, मध्य प्रदेश को क्या मिला नवीन जी? मध्य प्रदेश को मिला ये झुंझुनू, ठीक ये मैं लाया हूं, बजाइए अभी मिला है जी। मैं जरा समझता हूं, ये बड़ा अच्छा लाया ये, तो झुंझुनू मिला है धबले जी मध्य प्रदेश को, आप भी बजा रहे हैं जी। नवीन जी, विपक्ष और मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने जो वास्तविकता में उन्हें 5 वर्ष जो काम करना है वो आज हाथ में पकड़ के बैठे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, एक बजट को समझने के लिए आपको एक ऐसी एक सार्थक दृष्टि होने की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश को क्या मिला, तो 3 बिंदुओं पे मैं आपका ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता चाहता हूँ। पार्वती काली सिंध परियोजना, ये बजट के पहले के प्रोजेक्ट हैं जो बजट आने के पहले ही मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए। ये ट्राइपार्टी एग्रीमेंट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार का ट्राइपार्टी एग्रीमेंट है। 20 वर्षों से ज्यादा प्रलंबित विषय था। इसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों को इसमें लाभान्वित होने वाला है। दूसरा, केन बेतवा लिंक परियोजना, 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये भी जो बजट आया है इसके पहले ये प्रोजेक्ट आ गया है। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। सीहोर में गेल इंडिया का एक प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उसकी भी लागत 50,000 करोड़ के आसपास है। तो ये मैंने 3 बड़ी परियोजनाएं गिनाई जो बजट के पहले ही मध्य प्रदेश को सौगातें भारत सरकार द्वारा दी गई। अब आप प्रश्न उठा रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को क्यों? देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। वहां की राज्य सरकारों ने जो विशेष पैकेज की मांग की थी, केंद्र सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि विशेष पैकेज हम नहीं दे सकते, लेकिन हम वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से सरकारों को आधारभूत संरचना बनाने में मदद कर सकते हैं। आज बिहार में भी जो 59 लाख करोड़ का जो एक पैकेज दिया गया, उसमें भी वहां की जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनका विकास कैसे हो, इसके दृष्टिगत वो दिया है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब बाइफर्गेशन हुआ था, तो जो कैपिटल, स्टेट कैपिटल था, वो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। निश्चित तौर पे तेलंगाना में जाने के बाद में रिसोर्सेज की कमी आंध्र प्रदेश में हो गई है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, स्टेट को एक बूस्ट देने की आवश्यकता है जहां के वहां की इकोनॉमी ग्रो करे। सिर्फ एक मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने से देश विकसित नहीं बनेगा। हम 28 राज्यों को और सारी यूनियन टेरिटरीज को साथ में मिलकर विकसित भारत का संकल्प देख रहे हैं, और उसी दृष्टि से आपको बजट का आउटले करना होता है। अगर विकास की बात कर ली तो विगत 10 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम 2019 में हमारा ही कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं नवीन जी, 2019 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.5 लाख करोड़ के आसपास होता था। आज के बजट में 11.1, मतलब
11 लाख करोड़ से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार करने जा रही है। ये किसके सरकार ने किया है? आप फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए और जीडीपी का ग्रोथ रेट सस्टेन रखने के लिए या स्टेबिलिटी रखने के लिए भारत सरकार लगातार कार्य करती रही है। आज 7.1 से या उससे अधिक की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है। आप बात कर लेते मुद्रास्फीति की, आप बात कर लीजिए। हमने लगातार 10 वर्षों में जो हमारा इन्फ्लेशन की रेट है वो 5% या उसके आसपास रही है। आप यूपीए के 10 वर्षों का शासनकाल याद कर लीजिए, 8% मुद्रास्फीति की दर होती थी। ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं। अब आप बात कर लेते कि कांग्रेस का जो स्टेटमेंट आया बजट के ऊपर कि हमारा जो 2024 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो था उसका कॉपी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। देखिए, देश हित में अगर अच्छी योजनाएं, अच्छी परियोजनाएं, अगर हम उस दृष्टि से अगर किसी को देखते हैं या उस दृष्टि से योजनाएं बनती है तो ये किसी का कॉपीराइटेड नहीं है। मुझे लगता है राजनीति करने के लिए अनेक अवसर आएंगे। अमित जी, आप और हम राजनीति करेंगे, लेकिन आज देश का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है ये संसद सदन के पटल पर रखा है माननीय वित्त मंत्री जी ने। एक बार अध्ययन करके देश को क्या मिला है, आपके राज्यों को क्या मिला है और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या आउटले किया है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुकेश शर्मा जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश शर्मा जी, देखिए, ये जो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि बजट में कुछ नहीं मिला है, आपके मध्य प्रदेश के साथी अजय धबले ने इसे ऐतिहासिक बताया। मध्य प्रदेश के लिए 3 बड़ी परियोजनाएं बताई कि इसको स्वीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ को इस बजट में कहाँ रेखांकित कर पा रहे हैं आप? और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी यही कह रही है कि निराशाजनक बजट है छत्तीसगढ़ के लिए, तो आपके पास कुछ ऐसा कोई बिंदु जो आपको लगे कि छत्तीसगढ़ को ये विशिष्टता मिली, इस बजट में स्थान मिला है? देखिए, निश्चित रूप से इस बजट के अंदर में, चाहे फिर वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, हर वर्ग की चिंता की गई है। तो इससे छत्तीसगढ़ कोई अलग नहीं है। हर वर्ग के लोगों की यदि चिंता की जाती है तो उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी सम्मिलित होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो कहूं कि छत्तीसगढ़ को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने है। और हमारा तो नारा भी है कि बनाया है हमने और संवारेंगे हम ही। छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नए छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो विकास की गति आई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही आई है। चाहे फिर वो 15 साल पहले हमारी सरकार हो या फिर अभी सरकार हो, तो कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे कि इसमें कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। युवाओं की बात करें तो कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेन करके रोजगार दिलाना, सामान्य शब्दों में, ये बहुत टेक्निकली नहीं जाएंगे कि बजट के अंदर में ये डेफिसिट और ये इन सबको छोड़े तो एक सामान्य आदमी को क्या चाहिए वो सब कुछ इसमें है। आप देखेंगे कि कैसे कीमतों में अंकुश लगाया जाए, उसके लिए भी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसमें भी फल, सब्जी और अनेक उत्पाद है। जैसे 109 उत्पाद हैं जो उसमें नए किस्म के पौधे लेके आ रहे हैं, नए किस्म के बीज लेके आ रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं महंगाई को कैसे रोका जाए, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, जो कि एक बड़ी बात है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को मैं सुन रहा था, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो यदि वो तुलना करते इसके पूर्ववर्ती सरकार से, अपनी सरकारों से, तो उनको सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है। ऐसी आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनी है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है तो उसके पीछे देश के 140 करोड़ लोगों का मेहनत, लोगों का साथ, लोगों का विश्वास काम आया है। तो जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है और आगे ले जाने की दिशा में बात होती है, अमित श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी से संयोग है, कांग्रेस से दोनों अमित ही हैं दोनों तरफ। तो अमित जी, मुकेश जी कह रहे हैं बढ़िया सर्वहारा वर्ग का है, सबका ख्याल रखा गया है, पूरे छत्तीसगढ़ का ख्याल रखा गया है, महिलाओं का, युवाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स के लिए ख्याल रखा गया है, बड़ा अद्भुत बजट है। आप क्या कहेंगे?
देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और कहते हैं ना, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। लगातार आज सुबह से हम लोग चैनलों में बैठ रहे थे और देख रहे थे कि किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ बजट तो पेश किया गया, 7वीं बार वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, लेकिन ये दिशाहीन बजट है और सरकार को बचाने वाला बजट है। और लगातार जिस प्रकार से लोग कह रहे थे ना कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई भी भाजपा नेता इस पे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। ये सरकार मजबूरी है, बजट मजबूती वाला नहीं, मजबूरी वाला बजट है, क्योंकि एन केन प्रकरण इनको अपनी सरकार बचाना है। और जिस प्रकार से आज चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, आप दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लिए आपने क्यों बजट में कुछ प्रावधान नहीं किए? मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि इसमें सब कुछ है, लेकिन उन सब कुछ में क्या है वो नहीं उन्होंने बता पाए। तो मुझे लगता है कि जब कुछ है ही नहीं तो बताएंगे क्या? उनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि गालिब, उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल बहलाने के लिए वो ख्याल अच्छा है। तो वही हाल हो गया है आज। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये दिशाहीन बजट है और निश्चित तौर पे अमृत काल का ये बजट से देश की जनता कहीं ना कहीं निराशा उसको हुई है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जो देश के जो हुक्मरान बैठे हैं, उन्हें फिर सोचना चाहिए कि जब वो बजट बनाते हैं, मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप लंदन पढ़ने भेज रहे हैं और दूसरे को आप स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थशास्त्र का उनको ज्ञान नहीं है। और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट देखने के बाद देश की जनता, ना महंगाई पे इस पे कुछ बात हुई, ना रोजगार देने की बात हुई, और सबसे बड़ी बात नवीन जी कि इनका पास्ट इतना खराब है कि जो वादे इन्होंने पिछले 6 बजटों में किए थे उसे फुलफिल नहीं किया और उसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो जनता इन पे विश्वास करे भी तो क्यों करे? और कहते हैं ना किसान, ना जवान, ना नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। जी, तो सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये सरकार बचाओ बजट है और कांग्रेस का स्टैंड है निराशाजनक है और कहीं कुछ खास नहीं है। तो अब इसका जब थोड़ा गहरा विश्लेषण होगा तो ही समझ में आएगा। अभी आम आदमी को तो ये समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, क्या कहें? इनकम टैक्स में तो जो इस वर्ष का स्लैब है उसमें बदलाव आया है। केवल 1 लाख रुपया ज्यादा आमदनी होने पर पुराना टैक्स लगेगा, बाकी लंबा चौड़ा कोई है नहीं। उसमें केवल 17,300 रुपए का फायदा यदि जो करदाता है इन 3 स्लैब वाला उसको फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है, उनकी बात को कोई खंडन नहीं कर सकता कि ये जो बहुमत की यानी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं होने के कारण जो बजट रखा जाता है वैसा बजट पहला वाला तो रख दिया, आगे के बजट में कैसे होगा। रही बात निराशा की, तो विपक्ष को निश्चित रूप से निराशा होना चाहिए। इस प्रकार का बजट आमतौर पर आता नहीं है। काफी अच्छा बजट आया है जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं, इस बार जो है एक नया पैटर्न मैंने इस बजट में देखा है कि आपने रुपया का अनाउंसमेंट किया है कि इस विभाग के लिए इतना, महिला के उत्थान के लिए इतना, कृषकों के लिए इतना, राशि का उल्लेख किया गया है और ऐसा लगा कि जैसे टोकरी भर भर करके राशि दी गई है। तो ये इतना बड़ा जो बजट दिया गया है इसके अंदर सारी चीजों का समावेश है। इन सारे समावेश का अंततोगत्वा लाभ जो है वो डेवलपमेंट में होगा। इसमें आप देख लीजिए, रोजगार के मामले में विपक्ष घेरता था, तो अब वो रोजगार का मुद्दा जो है वो तो लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि बेरोजगार तो हर साल बनेंगे, लेकिन रोजगार देने की जो प्रवृत्ति है वो स्पष्ट कर दी। थोड़े दिन पहले ही आरबीआई ने भी बोला था, एसबीआई ने भी बोला कि भारत के अंदर बड़े तेजी से रोजगार दिए जा रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अब वो लेने वाला जो कैपेबल है वो लेगा। आज के एक सर्वे में और जानकारी आई है कि हिंदुस्तान का 46% जो एजुकेट बालक है, जो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है, वो नौकरी की पात्रता ही नहीं रखता, उसमें योग्यता ही नहीं है, वो बेवकूफ टाइप का है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन रोजगार के लिए रखेगा? ये स्पष्ट बोला गया है। मैंने जो बोला ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं है कि उसको कोई जॉब दे। 46% ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो कौशल उन्नयन वाला मामला लाया गया है कि आप इंटर्नशिप के माध्यम से जाकर के कुछ सीख लीजिए, नया आपके अंदर होगा। इंटर्नशिप के माध्यम से आपको ये भी भावना आ सकती है कि आप अपना ही रोजगार कर लें। और ये पहली बार देश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है
कि हमने शिक्षा के माध्यम से जो है नौकर तैयार करने का प्रावधान था, अब हम उद्योगपति तैयार करने की मानसिकता की ओर बढ़ रहे हैं। समय तो हर चीज में लगता है, लेकिन एक बड़ा बेसिक परिवर्तन इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, जो मैंने इस अभी तक बजट को पढ़ा है और जो विद्वान लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी है अर्थशास्त्रियों की, अभी तक किसी की तरफ से आलोचना नहीं आई है। ऐसी आलोचना नहीं आई जो आमतौर से बजट को लेकर के लोग टिप्पणियां करते थे, फौरी आलोचना हो रही है। ऐसी जिसको करना है, मतलब मुझे करना है इसलिए मैंने कर दी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि बेरोजगारी के मामले में युवाओं को, और जिस तरीके से स्वरोजगार में 10 लाख से 20 लाख वाला प्रावधान जो किया गया है वो सब, और कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार की क्रांति लाने की बात की गई है, निश्चित रूप से यदि सब कुछ सच में एग्जीक्यूट हो गया तो हम 2047 में जब जाएंगे और इसी प्रकार के बजट का प्रावधान होता रहा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारी देश की राजनीति जो है, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो, तो सब लोग देश के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। मैं तो विश्वास के साथ आज ये बात कह रहा हूँ। जी जी, मैं हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट और वरिष्ठ सीए नवनीत गर्ग साहब हैं, उनसे जरा इसको टेक्निकली समझते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बजट को बहुत ही सरभारा और विकासोन्मुखी बता रही है, कांग्रेस निराशाजनक बता रही है, एक ओपिनियन बजट अच्छा ये भी है। मूलतः क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो छूटी होंगी लेकिन क्या प्लस है, तो मैं आपसे एक एनालिसिस चाहूँगा एकदम। जी, निश्चित रूप से नवीन जी, देखिए क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो हमेशा अपने बजट को बहुत अच्छा बताएगी, जो पार्टी विपक्ष में होगी वो उसकी आलोचना करेगी। ये तो एक बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है। लेकिन अगर इस बजट को हम इंडिपेंडेंटली देखने की बात करें तो इस बजट में एक बहुत अच्छी बात आप इसमें जो समझने की कोशिश करें कि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, और किसी भी सरकार की पहला जो बजट होता है वो उसके आने वाले 5 सालों की दिशा निर्धारित करता है। हमने पिछली भी मोदी सरकार के जो पहले बजट देखे थे, अगर आप उसमें खास तौर पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक उनका विशेष जोर हुआ करता था, और जो कि पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ भी है। इस बजट में आप देखिए, कल का आर्थिक सर्वेक्षण हो या आज का यूनियन बजट हो, एक जो विशेष फोकस है वो है एम्प्लॉयबिलिटी पे। सरकार ने ये बात बिल्कुल तय कर दी है कि सरकार शायद खुद से रोजगार उतने नहीं जनरेट कर पाए, उसका जिम्मा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, हम सरकार होते हुए आपको इंसेंटिव देंगे। PLI स्कीम फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, ये भारत के इतिहास की एक सबसे पहली घटना है जो कि इस बजट में आज देखने को मिली। हाँ, मतलब पहली तनख्वाह सरकार देगी, पहली तनख्वाह सरकार देगी। उन्होंने ये कह दिया प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आप लोगों को रोजगार दीजिए, हम आपको उसके लिए इंसेंटिव देंगे। अभी तक प्रोडक्शन लिंक स्कीम चलती थी कि आप फलाने आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, उस पर सब्सिडी हम देंगे, यहां तक तो ठीक था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को स्किल बनाइए, लोगों को सिखाइए, इंटर्नशिप कीजिए, सरकार उसके इंटर्नशिप का पैसा देगी, 2 साल तक PF का पैसा सरकार भरेगी। ये जो एक जिस दिशा में हम जा रहे हैं, आप समझिए, अगर ये जिस तरीके से सोचा जा रहा है और उस तरीके से अगर इंप्लीमेंट हो गया तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी दिशा कहीं और चली जाएगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि एक वो किसी सर्वेक्षण का जिक्र कर रहे थे जहाँ उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरे में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि स्किल्ड नहीं है या रोजगार देने के काबिल नहीं है। तो आज के बजट में इस समस्या का समाधान भी ढूंढने की कोशिश की गई है कि हम उस व्यक्ति को, जो हो सकता है उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, वो पढ़ा लिखा है, कागजों पे वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, तो उसको स्किल्ड कैसे किया जाए। तो सरकार ये कह रही है कि भैया हम आप स्किल कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। तो ये बहुत आज की मतलब रियलिस्टिक ऑन ग्राउंड स्किल कीजिए, ये नहीं है कि सिर्फ किताब, प्रैक्टिकली उनको स्किल्ड बनाइए। देखिए, जो ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है किसी भी आप रोजगार में देख लीजिए, भाई एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक वो जो मैकेनिक जो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, जो केवल दिन भर पाना लेकर के गाड़ियां ठीक करता है, आप देख लीजिए दोनों की कार्य क्षमता में से किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और जिसने प्रैक्टिकली कभी पिंची और पाना हाथ में नहीं लिया, और एक व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और वो दिन भर यही काम कर रहा है, तो आपकी गाड़ी की आवाज सुन करके बता देगा कि समस्या कहाँ है। तो ये एक फर्क है ऑन हैंड ट्रेनिंग में और एक किताबी ज्ञान में। जो बात यह है कि हमारे यहाँ जो जितने भी युवा बेरोजगार हैं, आप देखेंगे तो वो किताबी ज्ञान उनके पास में है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी है। तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आज के बजट में स्किल जो है, सरकार अगर कोई प्राइवेट सेक्टर देता है तो सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी, एक बहुत अच्छी
बड़ी सोच की बड़ी स्कीम है। तो अमित जी कौन से चश्मे से देख रहे हैं, ये आपको क्यों नहीं दिखती अमित शर्मा जी? नहीं, देखिए मुझे क्या, कांग्रेस को भी और आम जनता को सब सुनाई तो सब देता है, बस दिखाई नहीं देता है। अभी बहुत अच्छे अच्छे शब्द जो है, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, और मैंने पहले भी बताया डिजिटल इंडिया की बात हुई थी, मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया की भी बात हुई थी, और ये कहा गया था कि हम स्वतः ही रोजगारों को उत्पन्न करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देके उन रोजगार पे नौजवानों को लगाएंगे। हम किसकी बात करिए, और हमने कितने नौजवानों को रोजगार दिया। आज देश के अंदर, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 13 से 24 तक आज भी 1 लाख पद खाली हैं भारत के अंदर। तो जो भारत के अंदर जब सरकारी स्वीकार कर रही है 1 लाख पद खाली हैं, तो आप सोचिए कि वो फिर 2 करोड़ नौजवानों को, और आप 4 करोड़ कह रहे हैं कि 4 करोड़ नौजवानों को देने की बात करी थी। अब आप देखिए कि हम कैसे तारीफ करें, घुमा के अगर कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, सोना कम हो गया, चांदी कम हो गई, और किस तरह के, मतलब एक्सरे मशीन के रेट कम हो गए। अरे एक्सरे मशीन के रेट तो कम हो गए, लेकिन जो डॉक्टर, जो मेडिकल एजेंसीज, और जो दवाइयां महंगी हो गई हैं, जो आम आदमी सर्दी जुकाम बुखार इन दवाइयों को जो लेने जाता है, आप उन दवाइयों के बारे में तो किसी भारत सरकार ने सोचा? और हम आयुष्मान है, आयुष्मान देखियो, आयुष्मान में भारत सरकार ने क्या कहा कि हम 5 लाख रुपए का, आयुष्मान में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं इस बात को दिशाहीन नहीं करना चाहता, इसकी एक लंबी चर्चा है। हम किसकी बात करें, किसानों की बात करें, उनके एमएसपी की दर पर क्या बात हुई थी? किसान मर गए, 700 किसान भारत की राजधानी के बॉर्डर पर खड़े होके। लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई, मोदी जी की मंशा किसानों के प्रति सामने आ गई। रोजगार और महंगाई की बात सामने देखी, और खेती पर इक्विपमेंट, आप देखिए खेती के इक्विपमेंट सिर्फ 3 तरह के छोड़कर बाकी सारे महंगे हो गए, और हम कह रहे हैं कि देश विकसित कर रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल पर हम ये स्वीकार कर रही है सरकार के जीएसटी तमाम टैक्सों से हमारा स्लैब बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम पेट्रोल डीजल की कीमतों के भाव को अंडर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको बढ़ाएंगे। अंतिम बात, मेरे साथी ने कहा कि जो विशेष पैकेज दिया नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को, जो बैसाखी पर इनकी आश्रय पर खड़े हैं, इनके साथ इनकी मंशा साफ है, तो क्या 58,000 करोड़ का आज जो पैकेज दिया बिहार के अंदर, एक सभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का मैं कि 30,000 करोड़, वो 50,000 करोड़ कहां चले गए? क्या दिए भी हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? और शायद अगर कल नीतीश जी ने इसका मतलब अगर समर्थन वापस ले लिया, तो फिर दोबारा पहले जैसे आपने 50,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए दिए थे, तो क्या आप जो 58,000 करोड़ रुपए आपने दिए हैं वो भी बैसाखी की तरह निकल जाएंगे? और चंद्रबाबू नायडू जी की बात अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी ने बात करी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपका राजनीतिक चश्मा उतर जाए, तो जगन रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोदी सरकार को 46,000 करोड़ रुपए का ये डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश के लिए, जिसको आप अभी शब्द कहा था बूस्ट करना, तो उसको बूस्ट करने के लिए भी वहां की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर आदरणीय मोदी जी को दिया था। 1 रुपए चना भाड़ नहीं झोंक पाया, 1 रुपए नहीं मिल पाए। इसलिए राजनीतिक चश्मा उतारिए, निसंदेह हम तारीफ करेंगे। अगर पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, दाल महंगी हो रही है, क्यों नहीं दाल पे रेट कम हो गए? क्यों नहीं खाद्य पदार्थ पर रेट हो गए? क्यों नहीं उस पर महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही? ये आंकड़ों का जाल जो महंगाई के इर्द गिर्द घूमने पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ये स्पष्ट है कि कुर्सी बचाने का बजट है। और मध्य प्रदेश को जो बजट ईमानदारी से मिलना था, जो 29 की 29 सीटें देकर जो मध्य प्रदेश को प्राप्त होना था, उसके साथ धोखा हुआ है और विश्वासघात हुआ है। ठीक, प्रतिक्रिया लेता मुकेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से। मुकेश शर्मा जी, देखिए यहां अजय धवले जी ने तो 3 बड़ी परियोजनाएं मध्य प्रदेश के लिए गिना दी थी, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल स्कोप है, तो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिक कोई योजना आप बता नहीं पाए, फिर भी ये तो कह रहे हैं धोखा है, कांग्रेस तो कह रही है धोखा है ये। देखिए, कहीं ना कहीं यदि आप चीजों को समग्रता से देखेंगे
तो आपको जवाब मिलेगा। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग निराश हैं, उनको बजट में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे फिर पूरे देश के लोगों को ने जताया है। और जनता जानती है कि उनके हित में क्या है। ये खाली बार बार भ्रष्टाचार घोटाले की बात कर रहे थे, क्योंकि ये उससे ऊपर आ नहीं सकते। 9-10 साल के अंदर में यदि पूरी ईमानदारी से एक भी घोटाले का मामला नहीं हुआ है, तो जनता जानती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार यदि बजट भी लाएगी तो वो जनहित का ही होगा, लोगों के हित का ही होगा। उसको प्रदेश वाइज, जिले वाइज बांट के देखेंगे तो आपको अलग अलग बांट के, ये भ्रम फैलाने जैसी बात है। अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। यदि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को आवास मिलता है तो फिर छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा और देश के सभी प्रदेशों के लोगों को मिलेगा। यदि सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली देने की बात, मुफ्त बिजली की बात होती है, तो फिर वो देश के हर गरीब को, हर उस व्यक्ति को जो उसके हकदार हैं, उसको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम फैलाने का भ्रम ये दिख गया। पिछले चुनाव में इन्होंने सारा प्रयास कर लिया और सफल नहीं हुए। लोगों ने बताया कि विश्वास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है और रहेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समय समय पर भ्रम फैला के और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। इस बजट के अंदर, और मैं आपको बता दूं, कौशल विकास मंत्रालय हमने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाई है। 43 करोड़ लोगों को, 43 करोड़ लोगों को यदि 22 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन के माध्यम से यदि दिया गया है तो कितने रोजगार का सृजन हुआ होगा, एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। ये सरकारी नौकरी के तरफ नजर लगाए बैठे हुए, इनको खाली सरकारी नौकरी रोजगार दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या क्या नहीं हुआ, इसमें इसकी नजर है और ये इनको क्या नेगेटिव है वही दिखता है। समझता हूँ मुकेश, सकारात्मक है, आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। खाली नेगेटिविटी फैला सकता है। आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, आप समझना ही नहीं चाहते। आप वही लकीर के फकीर के रोजगार माने सरकारी नौकरी, कौशल विकास और ये नई नई जो सोच है, ये जो अभी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरियां देते हैं, उनको इंटर्नशिप देते हैं तो सरकार उसमें सब्सिडाइज करेगी, ये सब क्यों नहीं, इस तरफ कांग्रेस का ध्यान क्यों नहीं जाता इन नवाचारों की तरफ? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए नवीन जी, चूंकि ये लीग सरकार है, अब तक का वीक बजट इसने पेश किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, हम कांग्रेसी बड़े दिल के लोग रहते हैं, छोटे दिल से हम लोग राजनीति नहीं करते। अगर आप कुछ अच्छा करते, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपका सब बहुत सम्मान करते हैं, मैं डंके की चोट पे यहां पर बैठ के भाजपा के इस बजट की तारीफ करता, सरकार के बजट की तारीफ करता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हो सकता है दृष्टि दोष हो गया हो, मुझे लगता है तुलना करेंगे तो सब दिख जाएगा। एक मिनट भैया, लेट मी कंप्लीट। आपने बोला तो मैंने धैर्य पूर्वक सुना। जी बोल। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं नवीन जी, टू बी पॉइंट टू पॉइंट। मुझे लगता है देश की उन्नति और प्रगति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश में, ये तो भाजपा ही चाहते ही हैं कि हम सिर्फ जुमलेबाजी करें और पकौड़ा तले। अगर कोई बच्चा मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो इन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है, इसमें भी इन्हें तकलीफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस देश का नौनिहालों के भविष्य के साथ ये लगातार खेलते हैं, अभी ये बता रहे थे कौशल विकास, और मैं नवनीत जी की भी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। 1 करोड़ लोगों को कौशल विकास के तहत ये देंगे और 500 अच्छे इंस्टीट्यूट को वो करेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए, आज अगर कोई व्यक्ति एक इंस्टीट्यूट में जाता है और सरकार पैसा देगी, ठीक है, पहली बार देगी, वो भी बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो इंस्टीट्यूट 4000 लोगों को ले पाने में समर्थ होगा?
मुझे लगता है नहीं होगा। बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी 4000 लोगों को एट अ टाइम नहीं ले पाएगा, ये फैक्ट है। रही बात, अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार को हम क्यों कह रहे हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई महंगाई पे ध्यान नहीं देते, रोजगार पे ध्यान नहीं देते, और क्यों कहते वो भी मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 2022-23 एजुकेशन पे 2.64 बजट इन्होंने कम कर दिया। 23-24 2.51% इन्होंने एजुकेशन पे बजट कम कर दिया। अब हम हेल्थ सेक्टर पे आते हैं। 22-23 2.20% हेल्थ सेक्टर पे इन्होंने कम कर दिया। 23-24 1.98% जीडीपी के उसके अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे कम कर दिया। अरे साहब, हमने कोरोना काल पे देखा है कि किस विषम परिस्थिति में हम लोग रहे। आपको तो ये दोनों सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए था। आपको तो लगातार इस पे इन्वेस्ट करके ये दोनों सेक्टर को मजबूत बनाना था। जब आप कहते हैं एक विधान एक संविधान, तो क्यों इस देश में फ्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। क्यों जिस प्रकार से यहां पर आपके सरकार में पेपर लीक हो रहा है, आप उस पर रोकने का काम नहीं करते, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि यहां के नौनिहालों को, देश के भविष्य को नौकरी मिले। आप लगातार उन पे प्रहार करने का काम करते हैं और आके कहते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अरे आप करिए, मैं बैठ के आपके लोकप्रिय चैनल पे इनकी तारीफ करूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है। कोई अच्छा काम करेगा तो अमित श्रीवास्तव ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं जरूर तारीफ करूंगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और आप अगर कहेंगे उसके बाद कि हम आपकी तारीफ करें, तो मुझे झूठे अल्फाज तो मेरे मुंह से निकलते नहीं। किस बात की तारीफ चाहिए अजय जी? पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे जी। तो कांग्रेस के साथी हमारे आंकड़े गिना रहे थे जी। नवीन जी, आपके चैनल पे आंकड़े बताना चाहता हूँ। 2004-5 में जब यूपीए की सरकार आई थी, यूपीए 1, बजट का साइज होता था 4,77,000 करोड़। अरे अब आप नहीं, आंकड़े की बात कर रहे थे नवीन जी, इन्होंने आंकड़े की शुरुआत की 2014 में। जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो 16 लाख करोड़ के आसपास बजट का साइज था। आज 2014 से लेकर 24 अभी बजट का साइज है 50 लाख करोड़। कितने फोल्ड का इंक्रीमेंट हुआ है। आप बजट कम हुआ है करके विभागों की बात बता रहे थे। मुझे लगता है राजनीति बेमानी है ऐसे विषयों पे करना। जब इस देश की अर्थव्यवस्था को जब आप 11 पे छोड़ के गए थे, हम 5 पे लेके आए और हम लोग कटिबद्ध है कि हम लोग 3 पे लेके जा रहे हैं। ऐसे विषय में मुझे लगता है देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज IMF जैसा वैश्विक संस्थान कह रहा है कि भारत विश्व की ऐसी इकलौती इकोनॉमी है जो ग्लोबल पैंडेमिक में भी स्टेबिलिटी खड़ी रही, और खड़ी रहने के साथ साथ अपने देश के लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन के डोसेस एडमिनिस्टर किए, 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा, उसके बाद भी सस्टेनेबल ग्रोथ बनी है। आपको इन बातों के लिए भारत की तारीफ करने की आवश्यकता है। आज हम वो देश हैं जो रशिया के साथ में कहते हैं कि हम अमेरिकन डॉलर में नहीं, आपके साथ में हमारे रुपए में हम लोग डील करेंगे। तो ये जो वैश्विक स्तर पे भारत की साख बढ़ी है, मुझे लगता है ये बजट साइज जो है। और दूसरा, आज भारत विश्व का एक ऐसा देश है कि इतने बड़े पैंडेमिक के बाद में भी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके जो वैश्विक पैरामीटर्स हैं उनसे भी अधिक, हमारी 7.1 से अधिक की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। ये सारी बातें इंगित करती है कि देश सही पटरी पे है, देश सही हाथों में है और सही नियत के साथ में सही विकास हो रहा है। इसलिए बार बार भारत की जनता ऐसी दल को, ऐसे नेता को चुनते जा रही है। मुझे लगता है लोगों का जो मैंडेट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपको चुनाव में जनादेश मिलता है, वो जनादेश आपकी नीतियों के लिए मिलता है, आपकी आर्थिक नीतियों के लिए मिलता है, आपकी सामाजिक नीतियों के लिए मिलता है। भारत की जनता ने तीसरी बार ये मैंडेट दे के दर्शा दिया है कि उसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व पे भरोसा है। मध्य प्रदेश का अगर हम उदाहरण ले ले, छत्तीसगढ़ का हम उदाहरण ले ले, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की वहां की जनता ने इसीलिए चुना है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिए थे उनकी पूर्ति का हमारा इतिहास रहा है। 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन किस प्रकार वहां पे ये घोटाले और पेपर लीक की बात करते हैं, किस प्रकार से पेपर लीक हुए, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी इन्वॉल्व थे, वो सारे आज जेल में हैं। लेकिन आज ये सब समग्र रूप से अगर देखेंगे तो विकास का विषय है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया है कि राजनीति करने के लिए अनेक अवसर आएंगे, हम 5वें वर्ष राजनीति करेंगे। 4 वर्ष तो देश की बात कर लीजिए, ये संसद डिबेट और डिस्कशन के लिए, डिबेट और डिस्कशन तो कर लीजिए, लेकिन आपका विपक्ष और ये समूचा विपक्ष आज देश के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अमित जी हमारे कांग्रेस के साथी झुंझुना लेके आए। वास्तव में अगर आप वास्तविकता की राजनीति नहीं करेंगे, प्रासंगिक राजनीति नहीं करेंगे, देश के युवाओं के लिए मैं कुछ आंकड़े और बताना चाहूंगा नवीन जी कि आप देखिए, मैं अभी एक छोटा राउंड और कर लेंगे। जरा पहले एक बार सुरेश शर्मा जी समझ लें। सुरेश शर्मा जी देखिए, ये ऐसा है कि एकदम सब कुछ बहुत एकदम ही अच्छा हो ऐसा भी नहीं है, कुछ कमियां खामियां रहती हैं। निश्चित रूप से उस पर ध्यान आकर्षण हो, उस पर बात हो। अगर आप किसी चीज को सिरे से खारिज करते हैं तो उसकी स्वीकार्यता अपने आप बढ़ जाती। एक समय था जब खुद सरकार के तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी कहती थी जब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत गिरती है तो सरकार की साख गिरती है। उस समय डॉलर 70-72 के आसपास हुआ करता था, आज 83
रुपए अमेरिकन, मतलब यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 83 के आसपास है। तो जो आयात है, मतलब जो इस देश में मंगाया जाता है सामान, वो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ रहा है। वो जो निर्यात है निश्चित रूप से हमारी क्वांटिटी ज़्यादा जा रही है। तो बजट की एक कहना चाहिए, बजट का साइज बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हुआ, इस तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक बात बड़ी इसमें क्लियर है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और वो ये है कि ये बात फैक्ट है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता कि रुपए की और डॉलर के बीच में जो आया है परिवर्तन, ये जो डॉलर वाला जो मामला है उसमें आप ये भी साथ के साथ देखना पड़ेगा कि जो विदेशों को भुगतान करने का पैटर्न डॉलर में था पहले, उसको भी बदला गया है। अभी हम रुपया के अंदर भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। जिस प्रकार से विदेशी करेंसी को महत्व मिलता था देश विदेशों में, वो हमने ही भारत के प्रयासों से ही कम हुआ है। हम रूस के साथ खरीदी का व्यापार कर रहे हैं, पूरा पूरा रुपये में पेमेंट कर रहे हैं। हमने अरब कंट्रीज के साथ जो है रुपये में पेमेंट करना चालू कर दिया। ये कुछ चीजों को बदलना नहीं, लेकिन वो रुपए में तो पेमेंट तब भी होता था। अब लेके नहीं, रुपए में ठीक है, पहले वो डॉलर में कन्वर्ट करके लेते थे, वैल्यू तो वही है। जिसके कारण जिसके कारण वही मैं बता रहा हूँ, डॉलर का आप आकलन करिए, अब डॉलर उतना हमको यूज करना ही नहीं पड़ता, इसलिए रुपए का ज्यादा यूज हो रहा है। एक बात तो, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बजट जैसे विषय पर चर्चा करते हैं तब हमें पेट्रोल के भाव याद नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा अंश है, उस छोटे से अंश से हम सेंसिटिविटी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बजट का अभिप्राय सीधे तौर पर यह होता है कि हम आने वाले एक साल में हम क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे जनमानस का हित होगा। यदि कोई ऐसे कटु निर्णय हो जाते हैं जिसके कारण नुकसान होता है तो निश्चित रूप से निराशा का बजट कहा जाएगा। तो आप देखिए, आज शेयर मार्केट एकदम से गिर गया। सब लोग जानते हैं शेयर मार्केट क्यों गिर गया, क्योंकि लोगों की जो पूंजी उसमें लगी है, उसकी सिक्योरिटी का मामला जो है एकदम से टाइट कर दिया गया है। उसके कारण उसके मामले में कि भाई यहाँ की आमदनी जो है उसका भी गोलमाल होता था, उसको ठीक करने का काम कर दिया गया, तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। इसका उससे सीधे तात्पर्य नहीं होना चाहिए। छोटे उद्योग, MSME, इसके अलावा जो है जिस प्रकार एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा स्कोप दिया गया है, जिस गलती को हमारे देश ने हरित क्रांति के नाम पर प्रारंभ किया था, वो हमारी जरूरत थी, मैं हरित क्रांति का आलोचक नहीं हूँ, वो उसको जो किया गया था उसके कारण हमारी जमीन उपजाऊ नहीं हुई। हमने 1 लाख किसानों को ये जोड़ने की कोशिश की कि भाई आप धीरे से आ जाइए, फिर उनको देख करके और लोग आएंगे। जो एक ऐसा बेस जो तैयार किया जा रहा है, ये एक्चुअल में बजट है। हम इन पर यदि चर्चा करेंगे, ये जो पूरी बातों की चर्चा होती है तो उसमें वो मजा नहीं आता बजट पर चर्चा करने का। पॉलिटिकल चर्चा फिर हम राजनीतिक चर्चा करके फ्री कर लेते हैं। जी मैं नवनीत गर्ग साहब से और समझता हूं कि सर ये जो रुपए में लेन देन शुरू हुआ है, अभी जब ये यूक्रेन युद्ध वगैरह था तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे आयात निर्यात है या बहुत सारा जो विदेशी सामान है, हमारी निर्भरता बहुत है विदेशी सामान पर, तो मतलब जब हम देखते हैं रुपए के मुकाबले लगातार इवन जो बांग्लादेशी टका है वो भी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, तो स्कोप बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन जब रुपए बढ़ता है तो कहीं ना कहीं साख तो बढ़ती है, या वाकई में अब हमें जरूरत नहीं रही कंपैरिजन करने की? देखिए नवीन जी, पहले हमें इसकी इकोनॉमी समझनी पड़ेगी कि ये डॉलर और रुपए की कीमत कैसे डिसाइड होती है। हमारे देश में कितना डॉलर आ रहा है और कितना डॉलर जा रहा है। अगर हमारे देश में जो डॉलर की आवक है वो कम है और जावक ज्यादा है तो निश्चित रूप से डॉलर की कीमत बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट का जो हमारा मेन डॉलर की जावक है वो है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए। पेट्रोलियम के लिए हमें बहुत डॉलर्स खर्च करने होते हैं। ये बात सच है कि रशिया से जो हमने पेट्रोलियम खरीदा वो हमने रुपीस में खरीदा, तो लेकिन वो बहुत छोटा अंश था, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश से देखिए हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत छोटा सा देश है। हमारे कई राज्य बांग्लादेश से बड़े, तो बांग्लादेश से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। एक छोटी सी इकोनॉमी को आप इतने बड़े देश से कंपेयर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के बजट जो डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं उसके पीछे बड़ा कारण पेट्रोलियम का है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं कि भविष्य में हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ पे खर्च होने वाला इंपोर्ट बिल है वो कम से कम हो पाए। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां पर हमें डॉलर की विशेष रूप से जरूरत पड़ती थी। वो थे मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग, बच्चों के खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग।
तो पिछले आपने 10 साल में देखा होगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और अब कुछ हद तक हम मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भी हो गए हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, जिसका जिक्र आज वित्त मंत्री मैडम ने अपने बयान में भी किया कि हम अब मोबाइल के भी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉलर की जो डिमांड है वो कम होगी और हो सकता है जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा डॉलर हमारे यहाँ आवक बढ़ेगी, तो ये समय भी आ सकता है कि डॉलर की कीमतों में कमी हम देखी जाए। लेकिन डॉलर की कीमत डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड होती है। उसमें किसी प्रकार से अगर आप ये कंपैरिजन करें कि दूसरा हमारा पड़ोसी देश कितना मजबूत हो रहा है और हम कितने कमजोर हो रहे हैं, तो वो शायद कंपैरिजन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो अमित शर्मा जी, बहुत संक्षिप्त में एक बार और सबसे बात करते हैं 30 सेकंड के लिए। क्या आपको चाहिए क्या था सरकार से? हो सकता है सरकार सुन ले, आगे प्रावधान अभी डिटेल में आएंगे तो आपकी बात पहुंच जाए, सजेशन दे दीजिए। नवीन जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के अजय धवले जी ने कहा कि साइज की कुछ बात करी, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी और जब आपने 2013 से लेकर आज 24 से और आगे भी आप 2,04,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, ये साइज भी आपका बड़ा है। और जो जब मध्य प्रदेश की सरकार दिग्विजय सिंह जी ने छोड़ी थी और 20 वर्षों में आपने जो भ्रष्टाचार का तंत्र मचा दिया है, आप 4 लाख करोड़ के कर्जे में हो, ये साइज भी बढ़ रहा है जो भ्रष्टाचार के तंत्र में। और आखिरी बात, ये झुंझुना में क्यों लेके आया हूं? ये झुंझुना में इसलिए लेके आया हूं सांकेतिक आपको बताने के लिए, जो मध्य प्रदेश के नौजवान किसान को मिला है कि देश की किसी भी राजनीतिक की दिशा किसान, नौजवान और बिना महंगाई के कम करे, आप आज उसकी तारीफ नहीं कर सकते। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी। देखिए, हमने तो इनसे सजेशन मांगा था लेकिन इन्होंने सुझाव नहीं दी, इन्होंने शिकायत की है। आप ही बता दीजिए कि भाई कांग्रेस किस बात पर तसल्ली करे। देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए की हमारी सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को मालूम है कि देश के अंदर में क्या चाहिए। सबसे युवा राष्ट्र पूरे दुनिया के अंदर में है तो ये भारत है। इसके अंदर युवाओं को कैसे रोजगार मिले, युवाओं का भविष्य कैसे अच्छा हो, इस दिशा में यदि गंभीरता से सोचने का काम हमारी सरकार ने किया है तो उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। तो आप यदि दोनों कामों को देखेंगे और तुलना करेंगे, मुझे याद है कि ये जब प्रधानमंत्री आवास के नाम पे बनाते थे तो एक एक तहसील में गिनती के 2, 4, 5 मकान बनाते थे, अब वो करोड़ों में है, करोड़ों में। अमित जी, यदि आपकी भी शिकायत है कि सुझाव देंगे। जी, हो गया मुकेश जी। जी, अमित जी, आप सुझाव देंगे कि शिकायत ही करेंगे? देखिए, सुझाव तो ये सुनते नहीं है। पिछले 10 साल से विपक्ष को सुनना पसंद नहीं करते, निष्कासित कर देते हैं। वो सुझाव कहां मांगेंगे? रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तो टैक्स पे भी मैं देख रहा था कि कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है, और लगातार अगर आप देखेंगे नवीन जी, तो कुर्सी बचाने वाला बजट लगातार ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है आम जन को बहुत निराशा हुई है। और जो मैं अजय धावले जी की बातों पे कहना चाह रहा था, मेरे सम्मानित साथी ने कह दी कि अगर आप देखेंगे कि जो देश के ये अमृतकाल, दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल में जो बजट आया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए अजय जी कि हमारे समय में अगर आप देखेंगे 75 साल में 60 साल तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज हुआ करता था। और आपके समय में आज 205 लाख करोड़ रुपए आपने कर्ज पहुंचा दिया है। उसका भी आपको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है बाकी सब तो छोड़िए, अर्थशास्त्र में थोड़ा आपकी सरकार कमजोर है। इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये कर्ज लेकर घी पी रहे हैं क्या? एक आरोप है। नवीन जी, मुझे लगता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइज अगर उठा के देख लें, हम हमारा 19 का आंकड़ा देते 3 लाख करोड़ के आसपास करते थे, आज आप देख लेंगे 11 लाख करोड़ का इसी बजट में आउटले किया गया। रही बात विकास की, तो देखिए सर्वसमावेशक बजट है, एक सतत विकास के साथ में वृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है। अगर हमें ही चुनाव और राजनीति करनी होती तो लोक लुभावन बजट होता। झुंझुना जो आज कांग्रेस ने पकड़ा है वो हम देश की जनता के हाथ में पकड़ा देते, लेकिन नहीं, हमें देश को एक गति देने की आवश्यकता है। हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात नहीं कर रहे, हम उसको और अग्रसर हैं। इसलिए ये बजट ऐसा है, मुझे लगता है कांग्रेस एक बार फिर से अवलोकन कर ले बजट का, उसके बाद फिर से चर्चा
चर्चा करें, निश्चित तौर पे उन्हें समाधान ही मिलेगा। सुरेश शर्मा जी से कहूंगा, सुरेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि बजाय पॉलिटिकल एम्फेसाइज करने के कांग्रेस को इसमें कुछ अच्छाई जो कि एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, इस समय क्या सुझाव का दौर चल रहा है। मुझे लगता है अब इसे मैं सीख देने की बजाय सुझाव दूंगा। जी जी, और वो सुझाव ये है कि यदि सीतारमण जी रेलवे का बजट भी और रख देती इसके साथ जी, और जो सीनियर सिटीजन्स वाली जो छूट थी, क्योंकि हर बार क्या है, रेल बजट का उल्लेख होता है कि अब हम रेलवे के लिए ये बजट रखते हैं। इस बार के बजट में मैंने तो नहीं सुना कि कोई रेल के बारे में बोला होगा। जी, जी। तो जो दो डिमांड्स आमतौर पर हम लोगों की एज ए जर्नलिस्ट हमारी ये थी कि भाई हमारा जो पास के आधार पर मिलता था वो बंद हो गया था। तो उस समय तो समझ में आ रहा था कि कोरोना के कारण हो रहा था। अब तो इतनी आपकी आय हो रही है, इतना जीएसटी आपके पास आ रहा है, इतना इनकम टैक्स आ रहा है, तो या तो आप पूरे देश को फ्री कर दो कि भाई अब ना सांसदों को दिया जाएगा ना विधायकों को दिया जाएगा, तो फिर जनसेवा करने वाले न्यायपालिका को दिया जाएगा और पत्रकारिता को नहीं दिया जाएगा। चारों स्तंभों में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीनियर सिटीजन को भी आपको देना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के हक को आप दबा करके और अर्थव्यवस्था सुधार लेंगे ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो कठोरता से हमें ये डिमांड करना है। जी जी, आपकी डिमांड सरकार को मैं पॉइंट टू बी नोटेड, गवर्नमेंट से तो मैं इल्तिजा ही कर सकता हूँ, हालांकि आजकल मीडिया की भी कोई नहीं सुनता है। फिर फाइनली नवनीत गर्ग साहब से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, बीच में सर ये कर्ज का आ गया तो क्या हम लोग निरुत्तर हो जाते। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ज्ञान होता नहीं है और चूंकि डाइस पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई दिखाना पड़ेगा बहुत ज्ञान है। तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो कर्ज लेकर घी पीने के आरोप लगते हैं, मतलब टेक्निकली क्या वाकई में वैसी स्थिति है? कोई कर्ज तो अगर आप होम लोन लेके घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं और फिर उसको रीपे कर रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, एक सिस्टम है। तो अगर ये कर्ज सही ठीक चीज के लिए लिया जा रहा है, मुझे इतना समझ में आता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है और वो अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है, तो वो उस फैक्ट्री से कमाएगा और कमा करके लोन चुका देगा और फिर वो जीवन भर उससे अपनी आय की एक स्रोत जनरेट करेगा। ये इस तरीके की बात है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 में भारत सरकार के ऊपर करीब करीब 55 लाख करोड़ का कर्ज था। अभी की अगर हम बात करें तो 161 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर है। वित्त मंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छी बात ये कही कि 2026-27 के बाद हमारा ये जो कर्ज के जो दर है, कर्ज डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाएगा। डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाएगा तो मतलब ये है कि अभी 2 साल और ऐसा हो सकता है कि हम करीब, और जैसे अभी इस वाले बजट में करीब 12 लाख करोड़ का कर्ज लेने का प्रावधान और है, तो जो 161 लाख करोड़ का बजट है वो 12 लाख करोड़ से और बढ़ जाएगा और आने वाले 2-3 सालों में ऐसा होगा। उसके बाद हम कर्ज को रीपे करने लगेंगे। जिस तरीके से एक आम आदमी के जीवन में होता है कि उसने बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज लिया, तो जब तक घर बन रहा है जब तक वो कर्ज चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक समय के बाद में वो कर्ज घटना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए एक मियाद तय कर दी हमारी भारत सरकार ने, जो वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि 2026-27 से कर्ज में घटोतरी शुरू हो जाएगी जी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर ऐसा होता है तो ये एक हमारे देश के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जो एक विकसित भारत का हम संकल्पना कर रहे हैं कि जब 100वां इंडिपेंडेंस डे हम मनाए रहे होंगे 2047 में, उस समय हमारे भारत को हम विकसित राष्ट्र कह पाएंगे जी। तो इस बेहतरीन चर्चा में आप समस्त पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सार्थक चर्चा करने के लिए। तो ये जो सरकार का बजट है ये विकसित भारत के विजन का बजट है। विपक्ष को निश्चित रूप से शिकायतें हैं। मुझे लगता है कि ये शिकायतें जब बजट सत्र हो या उसके पहले के जो डिस्कशंस हैं, जब तक कि सदन में चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए या मीडिया में आने के लिए बनाई जाएंगी, न्यूज़ के लिए बनाई जाएंगी, कंटेंट के लिए बनाई जाएंगी, तब तक चर्चाओं का कोई महत्व नहीं होगा। बेहतर है कि चर्चा सदन में हो, चर्चा बहुत गंभीर हो, और जब सदन की चर्चा ना हो तो वो मुद्दा सड़क पर भी आए। और अगर सड़क पर आप हैं और आपके साथ जनसमूह नहीं है तो फिर वो मुद्दा बिल्कुल खोखला समझ में आता है। तो निश्चित रूप से अब ये जो बजट है इससे विकास की आस है, और ये 3.0 मोदी सरकार का ये बजट देश के लिए कितना प्रभावी होगा, इसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।